मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसको भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगर हम जो है कुछ चीज़ और जाने, इसको लिया कहाँ से गया है, इसको लिया गया कहाँ से है, लिया अगर यहाँ पे हम बात करें, लिया गया है, ये भी आपका कई बार प्रश्न बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ये हो गया। उसके बाद आगे हम इसके आगे देखते हैं। चलिए, ये हो गया आपका भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 31 तक में प्रावधान किया गया है। उसके बाद हमने जाना इसको भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगर हम इसमें बात करना चाहें, इसकी प्रकृति और स्वरूप को हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें जान लेते हैं। उसके बाद अनुच्छेद पे हम लोग बात करते हुए प्रकृति एवं इसके स्वरूप की बात करें, प्रकृति एवं स्वरूप की अगर बात करें तो जैसे इसके पीछे हमने देखा था, इसकी पहली वाली वीडियो में हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा था, तो उसका जो स्वरूप था वो क्या था, वाद योग्य था। उसके उल्लंघन पर आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे इसके प्रकृति और स्वरूप की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका, ये वाद योग्य नहीं है। ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बताई गई बातें हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो आप जो है इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये आपका क्या है, वाद योग्य नहीं है, ये इसकी प्रकृति है। चलिए, इतना देखने के बाद जो है आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग जो है इसके अनुच्छेदों पे बात करते हैं, उसमें क्या बात की गई है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो है इसमें कुछ चीज़ें और हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में विचार दिया है, विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में विचार दिया है। तो थोड़ा सा जो है उसको जानते हैं, विद्वानों के मत इसके बारे में क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। विद्वानों के मत, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत क्या है, उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम एक तरफ देखते हैं विद्वान के नाम जो है ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय ने इसको डीपीएसपी को जो है संविधान की मूल आत्मा कहा है। डीपीएसपी के बारे में इन्होंने क्या कहा है, संविधान की मूल आत्मा है, संविधान की मूल आत्मा है, संविधान की मूल आत्मा है। ये जो है ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय ने कहा है। इसके बाद अगर हम देखें, ब्रिटिश समीक्षक थे आइवर जेनिक्स, ब्रिटिश समीक्षक थे आइवर जेनिक्स, ब्रिटिश समीक्षक थे आइवर जेनिक्स। इन्होंने जो है कहा है पूर्ण आत्मा लोगों की, पूर्ण आत्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है, महत्वाकांक्षा मात्र है।
इन्होंने कहा है कि पूर्ण आत्मा लोगों की क्या है, सिर्फ महत्वाकांक्षा मात्र है। आइवर्जेनिक्स महोदय ने कहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, प्रोफेसर बेयर, प्रोफेसर थे एक बेयर, इन्होंने इसके बारे में कहा है, प्रोफेसर बेयर साहब ने कहा है कि डीपीएसपी, जो भी बात हो रही है वो डीपीएसपी के बारे में हो रही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है नैतिक उपदेश मात्र हैं। इन्होंने क्या कहा इसके बारे में, नैतिक उपदेश, नैतिक उपदेश मात्र है। डीपीएसपी क्या है, नैतिक उपदेश मात्र है। इसको किसने कहा है, बेयर साहब ने कहा है। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, अगले जो विद्वान हैं उनका मत है टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी। इन्होंने इसके बारे में कहा है, डीपीएसपी सच्ची भावनाओं का कूड़ेदान है, सच्ची भावनाओं का कूड़ादान। टीटी कृष्णाचारी साहब ने कहा है कि सच्ची भावनाओं का क्या है, कूड़ादान है। उसके बाद अगर हम बात करें, केटी शाह, केटी उसके बाद अगर हम बात करें, केटी शाह साहब ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि यह जो है डीपीएसपी ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा है ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा पर निर्भर, बैंकों की सुविधा पर निर्भर। केटी शाह साहब ने कहा है कि डीपीएसपी ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा पर निर्भर करता है। ये जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए इसके संबंध में मत है। ये इस पर भी कई बार प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे इसको जो है ये आपका किसने ये कहा है कि जो डीपीएसपी है वो ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान जो है बैंकों की सुविधा पर निर्भर करता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसी तरह से जो है और भी प्रश्न आगे बन सकते हैं, इसलिए इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये हो गया विभिन्न विद्वानों के इसके संबंध में मत हो गए। ये विभिन्न विद्वानों के मत हो गए। इसी के जवाब में ये जो मत दिए गए हैं, इसी के जवाब में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसमें कहा था कि इसके पीछे भले ही कोई न्यायालयीय एवं वैधानिक शक्ति नहीं है, वैधानिक शक्ति नहीं है, तथापि फिर भी इसके पीछे जनमत एवं नैतिक शक्ति पाई जाती है, जनमत एवं नैतिक शक्ति पाई जाती है, नैतिक शक्ति पाई जाती है। थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। इसमें हमने आपको बताया जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इसको भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में प्रावधान किया गया है। उसके बाद हमने आपको बताया
कि ये जो है इसको भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कई बार इस पे प्रश्न बना हुआ है। उसके बाद हमने आपसे बताया कि विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में मत दिए हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। उसके बाद हमने बताया कि आइवर्जेनिक्स महोदय ने जो है इसको कहा है पूर्ण आत्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है। उसके बाद हमने बताया प्रोफेसर बेयर साहब ने कहा है डीपीएसपी जो है नैतिक उपदेश मात्र है, क्योंकि इसके पीछे कोई जो है कानूनी ताकत पाई नहीं जाती है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, नैतिक उपदेश मात्र है। उसके बाद हमने आपको बताया कि टीटी कृष्णाचारी साहब ने क्या कहा है कि सच्ची भावनाओं का क्या है, कूड़ादान है। आगे हमने बताया केटी शाह साहब ने कहा है ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा पर निर्भर करता है। ठीक, यहाँ तक आशा करते हैं जो आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के जवाब में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा है कि इसके पीछे भले ही कोई न्यायालयीय एवं वैधानिक शक्ति न पाई जाती हो, तथापि नहीं है, तथा फिर भी इसके पीछे जनमत एवं नैतिक शक्ति पाई जाती है, क्योंकि इसको लागू करना राज्य का काम है। और आप जानते हैं प्रत्येक 5 वर्षों बाद सरकार को जनता के बीच में जाना होता है। तो अगर इनको जो है इनको अगर लागू सरकार नहीं करी रहेगी तो जनमत का निर्माण जो है सरकार के कार्यों से होता है। अगर ये चीज़ें जो है सरकार द्वारा नहीं पूरी की जाएंगी तो जो है वो सत्ता से क्या होगा, जब चुनाव होता है सामना करना पड़ता है, वहाँ से उनको बाहर होने की संभावना रहती है। ठीक, इसलिए उनको काम करना मजबूरी भी रहता है। तो यहाँ तक होने के बाद अब हम जो है इसके बाद अनुच्छेदों पे आते हैं। इसके बाद जो है इसके जो अनुच्छेद हैं उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, इसके बाद जो इसके अनुच्छेदों पे हम लोग चर्चा करते हैं। 36 से 51 तक में जो है डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद 36 देखेंगे। अनुच्छेद 36 में क्या बात की गई है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 36 में जो है इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। जैसे इसके पहले हमने जब मूल अधिकार पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें भी जो प्रारंभ होता है, तो जो प्रारंभिक अनुच्छेद था अनुच्छेद 12, उसमें भी क्या हुआ था, राज्य की क्या बताई गई थी, परिभाषा बताई गई थी। उसी तरीके से इस भाग के संबंध में अनुच्छेद 36 में राज्य की क्या बताई गई है, परिभाषा बताई गई है। ठीक, इसमें बताया गया राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इसमें बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, सभी राज्यों की विधानसभाएं एवं सरकारें तथा भारत सरकार के नियंत्रण में, भारत सरकार के अधीन एवं भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय एवं अन्य जो है प्राधिकारी। तो कहीं न कहीं जो है सभी को भारत की जो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हैं उनको राज्य की परिभाषा में शामिल कर लिया जाता है। तो अनुच्छेद 36 ये आपका हो गया, राज्य की परिभाषा के बारे में हो गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 37, इसमें जो है इसकी प्रकृति एवं स्वरूप बताई गई है। इसकी प्रकृति एवं स्वरूप की बात की गई है। प्रकृति एवं स्वरूप की बात की गई है। डीपीएसपी की प्रकृति कैसी होगी एवं स्वरूप कैसा होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि इसकी प्रकृति क्या है। इसकी प्रकृति जो है आपका गैरवाद योग्य है। इसकी प्रकृति क्या है, गैरवाद योग्य। इसकी प्रकृति क्या है, गैरवाद योग्य है। मतलब आप इसके उल्लंघन में जो है कोर्ट नहीं जा सकते, कोई वैधानिक अधिकार आपको इसके संबंध में प्राप्त नहीं है। ये गैरवाद योग्य है। लेकिन ये गैरवाद योग्य है, उसी के आगे इसमें कहा गया है लेकिन क्या है, लेकिन शासन में मूलभूत है। गैरवाद योग्य है लेकिन शासन में क्या है, मूलभूत है। मूलभूत है। मूलभूत का मतलब हो गया कि शासन जो संचालित हो रहा है उसके लिए मूल आधार का काम करता है। ये नीति निदेशक तत्व में जो है निर्देश दिया गया है, ये राज्यों के लिए निर्देश है कि आपको ये चीजें करनी होगी। ठीक, तो इसकी प्रकृति जो है वो गैरवाद योग्य है
और शासन में लेकिन क्या है, शासन में क्या है, मूलभूत है। सभी जो जो भी सरकारें आएंगी इसको ध्यान में रखकर जो है काम करती हैं, जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसको करने का प्रयास करती हैं। ये आपका हो गया अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37। इसके बाद जो है हम बात करेंगे अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में अगर हम बात करें 37 के बाद अनुच्छेद 38 में क्या बात की गई है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में बात की गई है, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। इसमें जो है बात की गई है, इसमें बात की गई राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है, राज्य जो है जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को इस तरह से बढ़ावा देगा कि लोगों के जो है कल्याण सुनिश्चित हो सके। ये जो है अनुच्छेद 38 में बात की गई है। तो सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा है, इसमें जो है समाज के बारे में बात की गई है। इसे जो है सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। इसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। अनुच्छेद 38 को सामाजिक क्रांति का क्या कहा जाता है, दस्तावेज कहा जाता है। इसमें जो है क्या बात की गई, इसमें जो है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक, ये आपका हो गया अनुच्छेद 38। इसके बाद हम जो है इसके आगे बात करेंगे। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या है, इसके द्वारा इसमें प्रावधान किया गया है, इसके द्वारा जो है देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसके द्वारा देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसलिए इसे जो है आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहते हैं। इसे जो है आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहते हैं। आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहते हैं। आर्थिक क्रांति का क्या कहते हैं, दस्तावेज कहते हैं। अनुच्छेद 39 को आर्थिक क्रांति का क्या कहते हैं, दस्तावेज कहते हैं। इसके पहले वाला जो अनुच्छेद 38 था उसमें हमने आपको बताया, उसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहते हैं। इसमें जो है कई बातों को किया गया है, उसमें जो है कई बातें की गई हैं। 39 को ABC में करके बांटा गया है। तो इसमें जो है एक एक करते हुए, एक एक देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें 39A में क्या बात की गई। 39 को ABC करके कई भागों में बात की गई है। तो इसमें 39A में बात की गई है सभी नागरिकों के लिए, इसमें बात की गई है सभी नागरिकों के जीविका का उपयुक्त सभी नागरिकों के जीविका का उपयुक्त संसाधन हो। उपयुक्त संसाधन की बात की गई है। सभी नागरिकों के जीविका के उपयुक्त संसाधन की बात की गई है अनुच्छेद 39A के द्वारा। सभी भारत देश के जो नागरिक हैं उनके लिए, सभी के लिए क्या हो, सभी के लिए उपयुक्त संसाधन हो उनकी जीविका के लिए, ए में बात की गई है। उसके बाद अगर हम बी में बात करें, इसमें 39B में
इसमें बात की गई है कि जो है सभी व्यक्तियों के जो, इसमें बात की गई है सामूहिक हित के लिए, इसमें बात की गई है सामूहिक हित के लिए जो भौतिक संसाधन है, सामूहिक हित के लिए जो भौतिक संसाधन है उनका, भौतिक संसाधनों का सम वितरण हो। इसमें बात की गई है सामूहिक हित के लिए, सामूहिक हित के लिए, हित के लिए भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का सम वितरण हो, सम वितरण हो, भौतिक संसाधनों का क्या हो, सम वितरण हो। मतलब सामूहिक हित में जो आपके भौतिक संसाधन है वो जो है उनका सबका सामूहिक हित में जो है उसका उसको उपयोग में लाया जाए, भौतिक संसाधनों का सम वितरण हो, सबके लिए समान रूप से क्या हो, उपलब्ध हो। उसके बाद अगर तीसरे की बात करें 39C में क्या बात की गई है, 39C में इसमें बात की गई है धन एवं उत्पादन, धन एवं उत्पादन केंद्रों का, उत्पादन केंद्रों का जन सामान्य के विरुद्ध, जन सामान्य के विरुद्ध अहितकारी संकेंद्रण न हो, अहितकारी, अहितकारी संकेंद्रण ना हो, अहितकारी संकेंद्रण न हो। इसमें बात की गई धन एवं उत्पादन केंद्रों का जो जन सामान्य के विरुद्ध अहितकारी संकेंद्रण न हो। इसमें इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पता होगा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि जो धन और उत्पादन के संसाधन है जिससे जो है उसका अहितकारी क्या हो, संकेंद्रण ना हो। तो इसीलिए 1969 में बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो निर्देश दिया गया इसी के पालन में जो है बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ये आपका हो गया 39C। इसके बाद जो है अगर हम जो है अगला बात करें 39D, 39D इसमें बात की गई है स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि स्त्री और पुरुष जो सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष सभी के लिए यहाँ पे बात की गई समान कार्य के लिए क्या, समान वेतन। अगर यहाँ पे आपका पार्ट करके पूछा जाए तो आप बताएंगे 39D में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अगर इस तरह से ना करके आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, तो वहाँ पे आप बताएंगे अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। ठीक, ये आपके यहाँ इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग थे और हैं, उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, हमको लगता है कि इतना आपके लिए उपयुक्त है। ठीक, उसके बाद जो है ये आपका हो गया 39 की जो है ये महत्वपूर्ण भाग हो गए। ठीक, इसके बाद जो है अनुच्छेद 39 में ही का जोड़ा गया, अनुच्छेद 39 में ही का जोड़ा गया। इसकी अगर हम बात करें इसको कब जोड़ा गया, इसको देख लेते हैं 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें बात की गई है, इसमें बात की गई है समान न्याय, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, गरीबों को निःशुल्क, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि गरीबों या जो है निःशुल्क विधिक सहायता की बात कहाँ की गई है, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 39 का में इसको शामिल कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 इसमें बात की गई है पंचायतों का संगठन, पंचायतों का संगठन। इसमें बात की गई अनुच्छेद 40 में राज्य जो है पंचायतों को संगठित करने का प्रयास करेगा तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संगठन की बात की गई। कई बार ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, पंचायतों के संगठन की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 40 में। ये जो इसमें निर्देश दिए गए थे, इसी को पूरा करने के लिए 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को क्या किया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों के लिए अलग से प्रावधान करके उसको संविधान में स्थापित कर दिया गया। मतलब जो है पंचायत जो है क्या है, अब वो संवैधानिक हो गया है। पहले जो है वो पंचायत संवैधानिक थी नहीं, उस तरह से कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती थी। लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को कानून बनाकर संविधान में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और उसके बाद जो है निर्धारित समय पे, निर्धारित समय जो 5 वर्ष का है, उस पे चुनाव जो है पंचायतों के कराए जाने शुरू हुए। ये आपके अनुच्छेद 40 हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 41 में बात की गई है राज्य काम पाने, शिक्षा पाने, शिक्षा पाने एवं लोक सहायता, लोक सहायता, लोक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा, प्रदान करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें बात की गई है राज्य जो है, राज्य काम पाने, शिक्षा पाने तथा लोक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसके अंतर्गत देखिए, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए सरकार द्वारा जो है कई कार्यक्रम चलाए गए। राज्य काम पाने, शिक्षा पाने एवं लोक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। जैसे आपका मनरेगा है, मनरेगा हो गया। उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण
रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना। उसके बाद अगर हम और बात करें, राष्ट्रीय एड्स नीति हो गई, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए, या सर्व शिक्षा अभियान चलाए गए। जो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें, वृद्धा पेंशन हो गई, वृद्धा पेंशन। और आप लोग जानते होंगे विधवा पेंशन जो है, विधवा पेंशन, ये सब जो है राज्य द्वारा प्रदान किए गए। जो राज्य काम, अनुच्छेद 41 में क्या बात की गई, राज्य काम पाने, शिक्षा पाने एवं लोक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा, यह अनुच्छेद 41 में बात की गई है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 41 के बाद अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में जो है बात की गई, राज्य जो है काम की न्याय संगत और मानवोचित काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। काम की, इसमें बात की गई है, राज्य जो है, राज्य के बारे में बात की जा रही है। राज्य काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रयास करेगा, सहायता का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 में क्या बात की गई है, राज्य काम की न्याय संगत एवं मानवोचित, जो मानव के लिए उचित हो, मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति, जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रसूति सहायता का प्रयास करेगा। ये जो है राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इसी के पालन में जो है, जो कुछ चीज़ें हम जो है देखते हैं, जैसे आपका PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना की गई है। इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये आपका PSC की क्या की गई है, स्थापना की गई है। उसके बाद आप जो है, आप लोगों को जानकारी होगी, ग्रामीण स्तर पे आशा बहुओं की जो है नियुक्ति की गई है, जिनके द्वारा जो है प्रसूति सहायता या उनके स्वास्थ्य संबंधी जो है सरकार द्वारा मदद पहुंचाई जाती है। ठीक, ये हो गया आपका अनुच्छेद 42। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 42 के बाद जो है अगला हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में हम लोग देखेंगे क्या बात की गई। इसमें बात की गई है, अनुच्छेद 43 में बात की गई है, इसमें बात की गई जीवन निर्वाह मजदूरी की। अनुच्छेद 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। आपको इतना जो है मजदूरी मिलना चाहिए कि आप जो है अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। जीवन निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर की बात की गई है। इसमें जो है जीवन निर्वाह मजदूरी, इसमें बात की गई है जीवन निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर,
शिष्ट जीवन एवं सांस्कृतिक अवसर की बात की गई। शिष्ट जीवन एवं सांस्कृतिक अवसर की बात की गई है। सांस्कृतिक अवसर की बात की गई है। ये सब जो है राज्य के लिए क्या है, निर्देश हैं। राज्य जो है प्रयास करेगा कि जो है सभी व्यक्तियों के जीवन निर्वाह के लिए एक मजदूरी का एक मानक जो है इतना रहे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए, किसी को कोई समस्या ना हो। उसके साथ साथ जो है ग्रामीण, इसके बाद साथ साथ जो है इसी में जो है ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई। ग्रामीण कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई है। जो गांव के जो है ग्रामीण जो कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक इसी को जो है आप देखेंगे, इसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया। उसके बाद जो है कारखाना अधिनियम लाया गया है। कारखाना अधिनियम जो है इसका प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 45 में बात की गई। इसके बाद जो है हम लोग अगला अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 43 के बाद जो है हम लोग अगला बात करेंगे अनुच्छेद 43 के बाद जो है अगला हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में इसमें बात की गई समान नागरिक संहिता की। इसमें बात की गई नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो। इसमें बात की गई है नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, या नागरिकों के लिए एक समान क्या हो, सिविल संहिता हो। एक समान सिविल संहिता का मतलब हो गया कि भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी रहने वाले व्यक्ति हैं या नागरिक हैं, सभी को एक ही कानून की से जो है एक ही कानून सब पे लागू हो। इसकी बात चल रही है काफी दिन से, लेकिन ये जो है अभी तक लागू नहीं हो पाया है। ये जो समान नागरिक संहिता या एक समान सिविल संहिता, ये अभी तक अगर हम बात करें, ये जो है अभी सिर्फ जो है गोवा में लागू है। अभी जो है सिर्फ गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता की बात। आगे बात चल रही है इस पे, जो है जो चीज़ रहेगा आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, समान नागरिक संहिता की बात हो गई। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 44 हो गया। उसके बाद जो है इसके बाद हम लोग अगर बात करें अनुच्छेद 45 में, इसमें जो है अनुच्छेद 45 में जो है बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसमें बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात की गई है। लेकिन पीछे हम लोगों ने देखा था कि 86वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ये जो प्रावधान था इसको अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत वहाँ प्रावधानित करके मूल अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पे अब जो है ये जो 6 से 14 वर्ष वाला था ये प्रावधान हट गया है। अब इसके स्थान पे बात की गई है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सुकुमार अवस्था एवं उनके शिक्षा की बात की गई है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्राथमिक बाल्यावस्था की देख रेख की बात की गई। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्यावस्था की देख रेख, बाल्यावस्था की देख रेख की बात की गई। राज्य जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्यावस्था की देख रेख का
प्रबंध करेगा, देख रेख एवं शिक्षा का प्रबंध करेगा। इसके बाद जो है, अगर हम, ये आपका हो गया अनुच्छेद 45। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 46 में बात की गई है, राज्य जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देगा और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से अन्याय से सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 46 जो है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। अनुच्छेद 46 इसमें बात की गई है, राज्य जो है, इसमें बात की गई है राज्य जो है अनुसूचित जाति, इसमें बात की गई राज्य जो है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों के, इसमें अब बात की गई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को, वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, आर्थिक हितों को प्रोत्साहन एवं अन्याय से सुरक्षा की बात की गई। अन्याय एवं शोषण, अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा की बात की गई है। अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा की बात की गई है। तो अनुच्छेद 46 जो है, ये आपका बात अनुच्छेद 46 में बात की गई है, राज्य जो है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन एवं अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा की बात की गई है। अब इसमें जो है, इसमें अगर हम बात करें, इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए क्या क्या किया गया है, अच्छा, इसी में जो है अनुच्छेद 46 में जो है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति जो बात हमने किया, इसमें क्या किया गया इसकी सुरक्षा के लिए, तो आपको पता होगा सरकार द्वारा जो है छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती है। छात्रवृत्ति योजना ये है, निःशुल्क जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। निःशुल्क कोचिंग जो है दिलाई जा रही है समाज के कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। इसके साथ साथ हम लोग अगर बात करें, राज्य की विधानसभाओं में, लोकसभा में जो है, उनको जो है उनकी संख्या के अनुपात में कुछ सीटें जो है अस्थायी की गई हैं, जो कि उनके लिए आरक्षित रहती हैं। इसी तरह से पंचायत स्थानीय चुनाव में भी उनके जो है स्थानों को आरक्षित किया गया है। ठीक, ये हमारा किस अनुच्छेद के तहत बात होता है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है। हमने जो है अनुच्छेद 46 में बात किया कि राज्य जो है अनुसूचित जाति जनजाति एवं समाज के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को, समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करेगा, साथ ही साथ अन्याय एवं शोषण से उन्हें क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद 46 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 47 में हम लोग बात करें, अनुच्छेद 47 में क्या बात की गई है, अनुच्छेद 47 में जो है, इसमें बात की गई है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मदिरा हो गया, ड्रग्स हो गया, मदिरा, नशीली दवाएं, इनके जो है औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध लगाया गया। स्वास्थ्य के लिए इसमें बात की गई है, स्वास्थ्य
के लिए नुकसानदायक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाएं, नशीली दवाओं, नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, औषधीय प्रयोजन से भिन्न, औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें देखिए हम लोग क्या बात की गई है, इसमें कह रहा है अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक नशीली दवाएं हैं, मदिरा है, ड्रग्स है, इनके औषधीय प्रयोजनों के से भिन्न, कहीं कहीं क्या है इनको दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है, वही बात की जा रही है। औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। आपको पता होगा इसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा जैसे जो है मदिरा पे प्रतिबंध लगाया गया है, मद्य निषेध कानून लाके जो है इस पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक जो है। और उसके साथ साथ जो है नेशनल रूरल हेल्थ, इसके साथ साथ जो है अगर व्यवहारिक रूप की हम बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। उसके बाद हमने बताया मद्य निषेध कानून जो है, मद्य निषेध कानून जो है विभिन्न राज्यों द्वारा जो है इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया, अनुच्छेद 47 हो गया। उसके बाद जो है हम लोग अगला बात करेंगे, अनुच्छेद 47 के बाद अगला हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में जो है इसमें बात की गई है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, आधुनिक और इसमें जो है आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने की बात की गई है। ये राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करेगा, जो है ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ इसी में बात की गई है गाय जो है, गाय बछड़ों तथा दुधारू जो पशु हैं उनके जो है नस्ल में सुधार तथा उन पे वध पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। राज्य जो है इसी में जो है इसको व्यवहार, इसी में आगे बात की गई है। जैसे गाय हो गई, थोड़ा सा देख लेते हैं, दुधारू पशु हो गए एवं जो है दुधारू पशु तथा वाहक पशु, वाहक दुधारू पशु तथा वाहक पशु के नस्लों में सुधार, नस्लों में सुधार एवं
वध पर वध पर प्रतिबंध लगा सकता है। वध पर प्रतिबंध लगा सकता है। यहाँ पे जो है अनुच्छेद 48 के में ही बात की गई। गाय जो है, राज्य जो है, ये राज्य के ही बारे में बात की गई। राज्य जो है गाय, दुधारू पशु तथा वाहक पशु के नस्लों में सुधार एवं वध पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है, इसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उसके बाद जो है, आप जो है जानते होंगे, उन्नत बीज आते हैं। उन्नत बीज जो है, इस पे सरकार के द्वारा काम किया गया। उसके बाद खाद जो है, खाद की व्यवस्था की गई है। ये सब अनुच्छेद 48 में जो बातें की गई उसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए सरकारों द्वारा जो है व्यवस्था की गई। पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की गई है। पशुओं की नस्लों में सुधार करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की गई है। केंद्रों की स्थापना की गई है। ये जो है नस्लों में सुधार के लिए सरकार द्वारा ये सब प्रयास किए गए हैं। ये अनुच्छेद 48 हो गया। इसके बाद जो है हम लोग अगला, इसी में एक थोड़ा सा है, यह अनुच्छेद 48 के बाद जो है एक इम्पोर्टेंट है जो बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48 में का जोड़ा गया है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 48 में का जोड़ा गया है, इसमें बात की गई है राज्य जो है, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। का प्रयास करेगा। इसमें जो है अनुच्छेद 48 का में जो है बात की गई है, राज्य जो है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह राज्य के लिए निर्देश है। इसको अगर हम लोग बात करें कब जोड़ा गया है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, अनुच्छेद 48 का जो है। ठीक, इसके बाद जो है अगला हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में अगर हम लोग बात करें तो इसमें बात की गई है, राज्य जो है राष्ट्रीय स्मारकों, वस्तुओं तथा स्थानों का संरक्षण करेगा। राज्य जो है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करेगा। वस्तुओं का संरक्षण करेगा। ये राज्य के लिए निर्देश है। राज्य जो है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। इसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए आपको पता होगा जो है
भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई है। भारतीय पुरातत्व विभाग एक बनाया गया है इसके संरक्षण के लिए। ठीक। राज्य जो है अनुच्छेद 49 में बात की गई है, राज्य राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। इसके बाद जो है अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। इसमें बात की गई है राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। पृथक करने का प्रयास करेगा। यह राज्य को निर्देश दिया गया अनुच्छेद 50 के तहत। ये भी आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। राज्य जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। ये आपका अनुच्छेद 50 हो गया। इसके बाद अगले अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 है। इसमें जो है अनुच्छेद 51 में बात की गई है। अनुच्छेद 51 में बात की गई है राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये राज्य को निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 51 के तहत। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। आशा करते हैं मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों में इसको शेयर कर हम लोगों के मनोबल को बढ़ाएं आप लोग। धन्यवाद आप सभी का।